गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग सेंटर वाराणसी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आईपीसी और सीआरपीसी से रिलेटेड जितने भी प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उसको हम देखेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं जाहिर सी बात है वो इम्पॉर्टेंट रहे होंगे। तो आने वाले भी एग्ज़ाम में जो है इससे पूछे जाने की संभावना मैक्सिमम रहेगी। तो इस वीडियो में हम केवल जो है जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं सीआरपीसी आईपीसी उसी को कवर करेंगे। उसमें आपको नियर अबाउट 76 क्वेश्चन मिलेंगे और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देखेंगे, वो भी नियर अबाउट मान के चलिए कि 80-85 क्वेश्चन होंगे। तो कुल मिला जुला के 80 क्वेश्चन के लगभग प्रीवियस ईयर और 80 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड, तो कुल मिला जुला के 160 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। तो इतना अगर आप देख लेते हैं अच्छे से, और जो हमने इम्पोर्टेंट आपको बताया है आईपीसी और सीआरपीसी जो है वीडियो में, तो उससे आपका कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चन फंस जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला देखिए क्वेश्चन पूछा गया था यूपीएसआई ये 22 दिसंबर 2017 के थर्ड शिफ्ट में कि भारतीय दंड संहिता की धारा जो 24 है उसके अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुँचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से कहा जाता है। कि अगर जाहिर सी बात है किसी को आप हानि पहुंचा रहे हैं इसका मतलब किसी को लाभ पहुंचा रहे हैं, और किसी को लाभ पहुंचा रहे हैं तो किसी को हानि पहुंचा रहे हैं, तो ये हो जाएगा बेईमानी। उसको क्या कहा जाएगा? बेईमानी। उसका इरादा क्या होगा? बेईमानी कहा जाएगा। नेक्स्ट है, अच्छा देखिए इस क्वेश्चन से आपको ये पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमको कहाँ से कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है। ऐसा नहीं घास मूली की तरह सब पढ़ना है आपको, जो इम्पोर्टेंट है वही चीज़, सारा धारा तो रटना नहीं है। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत बलवा करना को परिभाषित किया गया, माने बलवा की परिभाषा किस जो है धारा में बतलाई गई है। तो ये बताई गई है धारा 146 में। किस में? धारा 146 में। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता को धारा 303 को जो है किस वाद में असंवैधानिक घोषित किया गया था। धारा 303 को जो है किस वाद में असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो ये ऑप्शन बी जो है मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य में धारा 303 को क्या किया गया था? असंवैधानिक घोषित किया गया था। 4 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता में किस धारा के अंतर्गत प्रकृति विरुद्ध अपराध के बारे में उपबंध है? तो ये है आपके धारा 377। धारा 377। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय दंड संहिता माने आईपीसी की धारा 53 किससे संबंधित है? तो 53 आपका जो है दंड से संबंधित है। किससे? दंड से, पनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता वर्ष 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। इसमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? तो देखिए पहला सिंगापुर है, ब्रुनोई है, श्रीलंका है। अब इसका ऑप्शन में बताना है तो 6 का जो ए है माने तीनों ही इस प्रारूप पे क्या है? आधारित है, श्रीलंका, ब्रुनोई और सिंगापुर। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्षों में से कौन सा सही होगा। अब देखिए पहले क्वेश्चन देखिए। अब देखिए पहला दिया है कि ए एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 साल की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 साल कारावास होगा। ये तो सीधे सीधे गलत लग रहा है। बी है कि जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है, तो ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। तो कौन सा सही होगा? तो ये 7वां का जो है आपका सी होगा, केवल 2। केवल क्या हैगा? 2 ही क्या है? सही होगा। तो 7वां का आपका क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन कि भारतीय दंड संहिता की धारा 405 से 409 किस विषय से संबंधित है? धारा 405 से 409 किससे संबंधित है? तो ये आपराधिक न्यास भंग से है। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो जैसे ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी
करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान जो है ए किसी बुरी मंशा से, बिना किसी बुरी मंशा के बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया है, तो भाई ये तो जानबूझकर किया नहीं है। दूसरा है कि पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसने अपनी मर्जी से ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझ कर के उसके हाथों में क्या हो रहा है या हाथों से क्या हो रहा है, पी ने क्यू की हत्या कर दी। तो पी ने क्या कोई अपराध नहीं किया है? तो ये हो जाएगा कि पहला और दूसरा दोनों ही नहीं, दोनों ही क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता कि किस अनुभाग माने धारा में यह कहा गया है कि सजा की शर्तों के अंश में जीवन के लिए कारावास को 20 साल के लिए कारावास के बराबर माना जाएगा। तो ये जो है आपके बताया गया है धारा 57 में 57। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य जो है सही है। तो पहला है कि भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि किसी अपराध के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त दंड देने के लिए पर्याप्त है। तो ये तो गलत है क्योंकि उसके प्रवर्तन से रिलेटेड है। दूसरा है कि भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। तो इसमें से आपको क्या बताना था? आपको ये बताना था, क्वेश्चन देखिए ध्यान से, कि भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित कौन सा वक्तव्य सही है। आपको सही पकड़ना था। तो सही ये है कि भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि देखिए एक धारा है, धारा एक नहीं है, एक धारा यह कहती है कि अपराध के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए क्या है, पर्याप्त है। माने कोई व्यक्ति अपराध के लिए क्या हो गया है, तैयार हो गया है करने के लिए कि हम करेंगे, वही तो प्रयत्न है, प्रयास है। और दूसरे में क्या कहा गया है? दूसरे में ये कहा गया है कि भारतीय दंड संहिता की एक धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। तो इसमें से क्या सही है? तो दोनों सही है। और धारा अगर एक है तो वो तो उसके जो है संहिता के नाम और प्रवर्तन के विस्तार से है। तो एक धारा है, धारा एक नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 12 नंबर कि भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध किससे है? खतरनाक हथियारों का उपयोग करके स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, हत्या का प्रयास, अप्राकृतिक अपराध, अनुचित निरोध और अनुचित बंधन। तो 307 क्या है आपका? हत्या का क्या है? प्रयास है, हत्या का प्रयत्न। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है? तो 6 वर्ष के एक बच्चे, मैंने 7 वर्ष से कम, मैंने बताया था उसमें कि 6 वर्ष के एक बच्चे ए ने बहुत सारी मारधाड़ की फिल्में देखी हैं और वह एक दिन एक बच्चे को ज़ोर से धक्का दे देता है जिसकी वजह से वह बच्चा जो है बुरी तरह घायल हो जाता है। तो ए ने कोई अपराध नहीं किया। सही बात है, क्योंकि 7 वर्ष से कम आयु के बारे में बताया गया है कि किया गया अपराध जैसे घर में किसी के पड़ोसी में आग लगा दे तो वो जो है क्या होगा, अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि उसका मस्तिष्क जो है अभी इतना विकसित नहीं हुआ है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। दूसरा है कि क्यू ने पी को बिना बताए एक नशीला पदार्थ खिला दिया और उस नशीले पदार्थ के प्रभाव में यह न जानते हुए कि उसके हाथों में क्या हो रहा है, पी ने आर की हत्या कर दी। तो पी ने कोई अपराध नहीं किया। सही बात है, क्योंकि वो अपने होशो हवास में तो किया नहीं है, क्योंकि अपराध के लिए मन स्थिति होना जरूरी है। तो अपने होश में तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दोनों सही है। तो 13 का क्या हो जाएगा आपका? बी बॉल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मामले में द्विविवाह के अपराध निजता के कानूनों और देश में समान नागरिक संहिता के लिए अत्यधिक आवश्यकता के बीच टकराव से संबंधित है? अदालत ने यह माना है कि इस्लाम में परिवर्तित होने के बाद एक हिंदू आदमी की दूसरी शादी अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं हुई है। तो किस मामले में? तो ये सरला मुग्दल बनाम भारत संघ। किसमें? सरला मुग्दल बनाम भारत संघ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो 14 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर डी हो जाएगा। 15 नंबर है कि इनमें से अपराध के मूलभूत तत्व हैं। अब देखिए अपराध के मूल तत्व जो है उससे पहले वीडियो में हमने बताया था इसमें। तो इंसान द्वारा किए गए आपराधिक इरादा,
कोई अवैध कार्य या चूक, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा को चोट पहुंचाना। तो देखिए अपराध के जो मूलभूत तत्व हैं ये चारों हैं, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 15 का ए हो जाएगा, PQRS सभी। क्यों? क्योंकि ये इंसान के द्वारा किए गए हों, आपराधिक इरादा हो उस व्यक्ति का, कोई अवैध कार्य या चूक हुई हो, या फिर किसी व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या सामाजिक व्यक्ति को जो है चोट पहुंची हो, हानि पहुंची हो। तो ये सब चीज़ें क्या हो जाएंगी? आपकी चारों हो जाएंगी सही। नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा जो 304B है उसके अनुसार दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को न्यूनतम कितने वर्ष की सजा देने का प्रावधान है? 304B दहेज मौत के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को, तो ये हो जाएगा 7 वर्ष। कितने साल के लिए होगा? 7 वर्ष के लिए। अब देखिए नेक्स्ट है कि मामला भारतीय अदालत में दायर किया गया एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था। एक मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1778 में तलाक दे दिया और उसने अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा और उच्चतम न्यायालय में मुकदमा जीत भी लिया, परंतु उसे निर्वाह व्यय नहीं किया गया क्योंकि उसी दरमियान देश के कानूनों में बदलाव कर दिए गए। तो ये किस मामले में? तो ये था आपका शाहबानो केस में, बहुत ही फेमस केस है ये शाहबानो केस में। तो 17 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में छल को परिभाषित किया गया? देखिए छल को, तो ये किया गया है आपके धारा 415। धारा 415 में किसको परिभाषित किया गया? छल को। नेक्स्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता माने CRPC की धारा 2X के अनुसार वारंट मामला वह होता है जो एक ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा इतने वर्षों से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। तो ये होगा 2 वर्ष। 2 वर्ष से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। तो 19 का क्या हो जाएगा? बी बॉल हो जाएगा। 20 देखते हैं क्वेश्चन। 20 है कि भारतीय दंड संहिता माने IPC की धारा 146 के अनुसार जो है जब भी गैरकानूनी जनसमूह द्वारा जो है किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है तो ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन हेतु ऐसे जन समूह का हर सदस्य किसका दोषी होगा? बलवा का होगा, दंगे का होगा, पीछा करने का या आतंक का? तो ये हो जाएगा बलवा का। किसका होगा? बलवा का। तो 20 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है 21 नंबर कि भारतीय दंड संहिता के अनुसार जो है इनमें से किन अपराधों के लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है? ये धारा 121 है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा, और धारा 364 है विरोधी के लिए व्यापारण। तो ये हो जाएगा दोनों में, दोनों ऐसे केस हैं जिनमें जो है मृत्युदंड भी कारित हो सकता है। नेक्स्ट है भारतीय दंड संहिता की धारा 375 और 376 किसके विषय में है? तो ये जो है बलात्कार सहित दूसरे यौन अपराध से क्या है? संबंधित है। 375 376। नेक्स्ट है कि निम्न अपराधों में से किस अपराध के लिए जो है भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है? क्या 122 में कि 194 में? तो 122 क्या कहता है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना। और 194 के ऐसे झूठे सबूत गढ़ना या पेश करना जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिसकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहरा कर उसे मृत्युदंड दे दिया जाए। तो ये होगा 23 का केवल दूसरा, सिर्फ दूसरा। तो 23 का क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट, केवल इसमें नहीं। हथियार जमा करने से जो है आपके मृत्युदंड संभावित नहीं है। नेक्स्ट है कि राज्यसभा ने 8 अगस्त 2016 को जो है मानसिक स्वास्थ्य सेवा विधेयक को पारित करके कौन से कृत्य को अपराध श्रेणी से अलग कर दिया? तो ये कर दिया जो है आत्महत्या के प्रयास का अपराध। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर कि राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपये का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर IPC की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने तक की कैद हो सकती है? बताइए, आंसर दीजिए सोच के। तो 2।
2 महीने के लिए। कितने? 2 महीने के लिए। तो 25 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कि भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकार बनाने के लिए जुर्माने से संबंधित है? तो ये है आपका 14, ऑप्शन ए, 26 का ए। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस मामले में यह फैसला किया गया है कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी? तो ये है मुथुरालिंगम बनाम राज्य, मुथुरामलिंगम बनाम राज्य, 27 का बी बॉल। नेक्स्ट है आपका 28 नंबर क्वेश्चन कि इंदिरा साहनी निर्णय के रूप में बहुचर्चित जनहित याचिका, जिसको PIL बोलते हैं इंग्लिश में, ऐतिहासिक माना। क्यों? तो अदालत ने सरकारी नौकरियों के पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य को जो है ज़रूरत को स्वीकार किया। इसने 40,000 से अधिक अभियोगधीन कैदियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त किया। इसमें सरकार को देश के पर्यावरण सुधार लाने की दिशा में काम करने का निर्देश दिया। या सरकार ने माना कि अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा मापदंडों पर अमल किया जाना चाहिए ताकि कैदियों के बुनियादी मानव अधिकारों को पवित्रता का सम्मान किया जा सके। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 28 का ए। अदालत ने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण के औचित्य और ज़रूरत को क्या किया है? स्वीकार किया। तो इंदिरा साहनी वाला मामला आपका यही है। 29 नंबर देखिए, किस मामले में द्विविवाह के अपराध व्यक्तिगत विधियों और देश के समान नागरिक संहिता के लिए अत्यधिक आवश्यकता के बीच टकराव से संबंधित है? अदालत ने यह माना कि इस्लाम में परिवर्तन होने के बाद एक हिंदू आदमी की दूसरी शादी अमान्य होगी अगर पहली शादी भंग नहीं हुई है। तो ये है आपके सरला मुगदल बनाम भारत संघ। किसमें? सरला मुगदल बनाम भारत संघ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा साहनी बनाम भारत मामले में पारित फैसले के बारे में सही है? तो इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले में तो ये है कि आरक्षण किसी भी तरह से मापदंड के 50% अधिक नहीं होगा, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि आरक्षण नीतियों के दौरान नवोन्नत वर्ग को अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाना चाहिए, ये भी सही है। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। तो हमारा PQR जो है माने इसका मतलब 30 का क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस मामले में यह फैसला लिया गया है कि कई आजीवन कारावास एक साथ चलेंगे और एक की क्षमा दूसरे को प्रभावित नहीं करेगी? रिपीटेड क्वेश्चन है, फिर पूछा है। तो ये हो जाएगा आपका मुथुलिंगम बनाम राज्य। 32 नंबर क्वेश्चन है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, ये बहुत ही फेमस वाद है, के मामले में अदालत ने कितने बहुमत से फैसला दिया था कि जबकि संसद के पास व्यापक अधिकार है लेकिन उसे संविधान के मूलभूत तत्वों या मौलिक विशेषताओं को प्रभावित करने या नष्ट करने का अधिकार नहीं है? केशवानंद भारती बनाम जो है केरल राज्य में ये बताया गया था कि संविधान के मूल ढांचे को आप परिवर्तित नहीं कर सकते या उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। तो कितने बहुमत से? तो 32 का जो राइट आंसर होगा वो 7-6। कितने? 7-6। तो 32 का क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा, 7-6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मामले में भारतीय अदालत में दायर किया गया कि एक निर्वाह व्यय से संबंधित मुकदमा था? इस मामले में 62 वर्षीय मुस्लिम महिला को उसके पति ने 1978 में तलाक दे दिया, अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए धन मांगा, उच्चतम न्यायालय मुकदमा जीत भी लिया परंतु व्यय नहीं किया गया क्योंकि उसे दरमियान देश के कानून में बदल गया। तो साहबानो केस में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, देखिए कई बार इस पर रिपीट हो रहा है बार बार क्योंकि ये फेमस क्वेश्चन है। तो साहबानो केस। अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि किसी न्यायिक मामले में उच्चतम न्यायालय ने यह राय दी कि अनुसूचित क्षेत्रों में सरकारी जमीन, आदिवासियों की जमीन और वन्य भूमि गैर आदिवासियों अथवा निजी कंपनियों को खनन अथवा औद्योगिक कार्यों के लिए पट्टे पर नहीं दी जा सकती तथा ऐसे कार्य केवल आदिवासियों अथवा सरकारी उपक्रमों द्वारा ही किए जा सकते हैं। तो ये किस में वाद में किया गया था? तो 34 का जो राइट आंसर है वो सी है, समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य में कहा गया था। नेक्स्ट है कि राम गुस्से में श्याम को क्या करता है? मारने का प्रयास करता है। श्याम को ऐसी स्थिति में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार है। भारतीय दंड संहिता किस धारा में है? तो ये जो है प्रतिरक्षा जो है किस धारा में है?
तो ये जो है धारा 97 में है। 97 के तहत जो है आप अपनी रक्षा के लिए जो है प्रत्युत्तर कर सकते हैं, क्योंकि राम गुस्से में श्याम को मारने का प्रयास कर रहा है, तो श्याम भाई अपने आप को बचाव करेगा ना अपने शरीर का, तो किसके तहत करेगा? धारा 97 में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि किस मामले में आत्मरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा? लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, आपराधिक अत्याचार को रोकने में, जंगम संपत्ति की रक्षा में, उपरोक्त सभी में। तो ये जो है लोक सेवक द्वारा किया गया कार्य, इसमें जो है आत्मरक्षा का अधिकार जो है आपको नहीं मिलेगा। बाकी आपराधिक अत्याचार रोकने में आप कर सकते हैं, जंगम संपत्ति की रक्षा में आप जो है कर सकते हैं, और उपरोक्त सभी में जो है नहीं है। राइट। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल ए हो जाएगा, 36 का ए। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि आत्मरक्षा का अधिकार है, कैसा अधिकार है? अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरों के शरीर की प्रतिरक्षा, चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, उपरोक्त सभी। तो जो राइट आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा। आत्मरक्षा का अधिकार कैसा अधिकार? अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा, दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, दूसरे को भी आप बचा सकते हैं किसी से। नेक्स्ट है किसी महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। किसी महिला की लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है, किस में? तो ये हो जाएगा आपका भारतीय दंड संहिता में, ये बताया गया है। नेक्स्ट है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? शरीर से है कि संपत्ति से है कि शरीर व संपत्ति दोनों से है कि उपरोक्त में से कोई नहीं? तो 39 का जो राइट आंसर है वो है शरीर और संपत्ति दोनों से। अगर आपके संपत्ति को कोई ज़बरदस्ती हड़प रहा है, कोई इसी सामान को हड़प रहा है, तो आप उसके बचाव के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी मृत्यु भी कारित कर सकते हैं, जिसके लिए आपको दंडनीय अपराध घोषित नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता माने CRPC की धारा 154 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित है। फर्स्ट FIR किससे संबंधित है? तो 40 का जो राइट आंसर होगा केवल संज्ञेय अपराध से, माने जो संज्ञेय अपराध हों, सीरियस मैटर हों। नेक्स्ट है 10 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2C/2G निम्न में से क्या परिभाषित करता है? जमानती अपराध, गैर जमानती अपराध, संज्ञेय अपराध और संज्ञेय अपराध। तो 41 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा संज्ञेय अपराध को। 2C और 2G किससे संबंधित है? संज्ञेय अपराध से है। नेक्स्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में जो है विवाह के विरुद्ध अपराधों के लिए जो है अभियोजक को प्राविधानिक किया गया है? किस धारा में? तो ये किया गया है आपके धारा 198 में। तो 42 का C हो जाएगा राइट आंसर, धारा 198। 43 नंबर है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2H या फिर 2J जिसको बोलते हैं हिंदी में, किसे परिभाषित किया गया है? दोष को, जांच को, अन्वेषण को, इनमें से कोई नहीं। तो 43 का जो राइट आंसर होगा वो होगा अन्वेषण को, जांच को। नेक्स्ट है कि दंड प्रक्रिया संहिता माने CRPC की धारा में यह प्राविधानिक किया गया है कि पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया जाता है तो वह कथन करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। किस धारा के अनुसार? तो 44 के B के अनुसार, धारा 162, धारा 162 के अनुसार। ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से सत्य कथन को चुनिए जो सही है। क्या है? संज्ञेय अपराध ऐसा अपराध विपरीत है जिसमें पुलिस अधिकारी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। तो ये तो सही है। उच्च न्यायालय से अभिप्रेत है कि किसी राज्य के संबंध में उस राज्य का उच्च न्यायालय, ये भी सही है। तो उक्त दोनों क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 45 का क्या हो जाएगा? तब C हो जाएगा। ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है कि अपराधी द्वारा कारित अपराध संज्ञेय है अथवा असंज्ञेय, जमानती है या फिर गैर जमानती, इसका निर्धारण निम्नलिखित में से उल्लेखित प्रावधान से होता है। किसके तहत होता है कि वो संज्ञेय है अपराध कि असंज्ञेय है, कि जमानती है कि गैर जमानती है? तो ये हो दंड प्रक्रिया CRPC से ही जो है ये पता चलता है। तो CRPC हमारा राइट आंसर हो जाएगा 46 का D। 47 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा
14 व 21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है या की गई है। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा धारा 303, 47 का बी बॉल। 48 है कि छल की सज़ा का संबंध किस आईपीसी में है। तो छल को का जो है सज़ा, छल के लिए दंड, छल की परिभाषा नहीं, छल की सज़ा का संबंध, तो ये हो जाएगा आपके धारा 417, धारा 417, 48 का बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अपराध जिसकी तैयारी आईपीसी में दंडनीय है। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छोड़ना, चोरी, दहेज हत्या या फिर हत्या। तो ये भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ना अगर कोई करता है तो ये आईपीसी के तहत जो है दंडनीय क्या है, अपराध है। नेक्स्ट आईपीसी की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव, अनलॉफुल जो है असेंबली है, बिना कानून के जो है विरोध में या कानूनी तौर पे नहीं, विधि विरुद्ध जमाव, तो ये जो है किस धारा में परिभाषित किया गया है। तो धारा 141 में, धारा 141 विधि विरुद्ध जमाव है, अनलॉफुल असेंबली है, किसके तहत, धारा 141 के तहत। तो 51 का क्या हो जाएगा, 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, धारा 141। 51 नंबर क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता माने सीआरपीसी की बात है, किस धारा में आर्म्ड फोर्स सशस्त्र बलों के सदस्यों की गिरफ्तारी के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो ये किया गया है धारा 45 में। इसके लिए जो है कोई व्यक्ति संज्ञेय हो चाहे असंज्ञेय हो, कोई भी अपराध हो, उसमें बिना उस, जैसे आर्मी हो गया, नेवी हो गया, एयरफोर्स हो गया, तो इन जवानों को अगर कोई भी मुकदमा है या कुछ है तो बिना इनके सीनियर अधिकारी की अनुमति के आप इसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है। किस वाद का संबंध जो है आत्मरक्षा के अधिकार से है। तो जो 52 का राइट आंसर होगा वो हो जाएगा जयदेव बनाम स्टेट, जयदेव बनाम स्टेट। तो 52 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125(1) घ के अंतर्गत निम्न में से कौन अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार है यदि माता पिता स्वयं अपना भरण पोषण करने में क्या है, सक्षम नहीं है। तो कौन होगा, केवल पुत्र, केवल पुत्री, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो पुत्र या पुत्री दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है कि एस जो है वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध में किससे है। एस वरदराजन बनाम स्टेट का संबंध जो है किस आईपीसी से है। तो ये हो जाएगा आपका राइट जो होगा वो 363 आईपीसी, धारा 363 का संबंध है इससे। तो 54 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक फरार अपराधी वह होता है, किसे आप फरार अपराधी कहेंगे। घर से भागकर छिप गया हो, विवेचक को पुष्ट सूचना है कि वह फरार हो गया है, पड़ोसी उनके साथियों का बयान है कि वह भाग गया है, जिसके विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी के अंतर्गत उद्घोषणा जारी हो चुका हो। तो भाई जब तक उसके विरुद्ध सीआरपीसी जो है 82 धारा 82 के अनुसार जो है नहीं जारी होगा तब तक वो फरार घोषित नहीं किया जाएगा। तो 82 याद रखिएगा, फरार व्यक्ति के लिए है, 82 सीआरपीसी है, आईपीसी ये नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा 55 का। 56 है कि लोक अभियोजक जो है निम्न में से किसके अधीन कार्य करता है। तो जो लोक अभियोजक होता है क्या वो जिला जज के अधीन, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस प्रशासन, डीजी प्रोसिक्यूशन। तो ये डीजी जो है प्रोसिक्यूशन के अंतर्गत क्या करता है, लोक अभियोजक काम करता है। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसको गिरफ्तार होने से बचने की दशा में पुलिस को मृत्यु कारित करने तक का अधिकार है। माने अगर कोई व्यक्ति गिरफ्तार होने से बच रहा है तो कब पुलिस उसको जो है मृत्यु भी कर सकता है या उसको मार भी सकता है। तो 57 का क्या हो जाएगा बताइए, 57 का सी, उक्त दोनों केस में। किस किस केस में, मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध की दशा में, आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध की दशा में। कहने का मतलब ऐसा व्यक्ति जिस पे मृत्यु दंड की जो है सज़ा दी गई हो या फिर आजीवन कारावास से संबंधित हो, तो उसको जो है बचने के लिए अगर वो भाग रहा है गिरफ्तारी से या कुछ हो रहा है तो उसको जो है पुलिस को जो है हत्या करने या मृत्यु कारित करने तक का क्या है, अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है कि संक्षिप्त विचारण जिसको हम समरी ट्रायल कहते हैं, कितनी अवधि के लिए अधिकतम कारावास की सज़ा दी जा सकती है। संक्षिप्त विचारण में जो है
अगर संक्षिप्त विचारण की बात करें तो 58 का जो है ए 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में संज्ञेय अपराधों को किए जाने से रोकने के लिए गिरफ्तारी को अधिकार पुलिस को प्रदत्त है। संज्ञेय अगर अपराध हुआ है तो उसके लिए जो है गिरफ्तारी रोकने के लिए गिरफ्तारी का अधिकार पुलिस को प्रदत्त है किसमें, तो धारा 151 में। किसमें, धारा 151 में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस केस में जो है अस्वस्थ मन माने अनसाउंड माइंड का जो है बचाव के रूप में होने का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है, तो ये किया गया है जो है आर वर्सेस मैकनाटन। आर वर्सेस मैकनाटन। नेक्स्ट करेंट जो है आपका ये आईपीसी और सीआरपीसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिसको चीफ जुडिशरी जो है मजिस्ट्रेट कहा जाता है, कारावास के दंड की सज़ा दे सकता है। तो जो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है उसको अधिकार है कितने वर्ष से अधिक सज़ा नहीं दे सकता वो, तो वो जो है 7 वर्ष से अधिक की सज़ा नहीं दे सकता। और आपको मालूम है कि मृत्युदंड अगर देना है तो हाई कोर्ट से जो है परमिशन लेना होता है, या हाई कोर्ट एक बार संस्तुति जरूर करेगी, एक बार उसको जो है देखेगी ज़रूर। नेक्स्ट है कि पैतृकता का निर्धारण अब कितने द्वारा संभव है। पैतृकता का निर्धारण अब किसके द्वारा संभव है, तो पैतृकता का जो है संबंध रक्त जांच से है कि ब्रेन मैपिंग है कि डीएनए जांच है कि इनमें से कोई नहीं। तो 62 का जो राइट आंसर होगा डीएनए जांच से। डीएनए जांच से ही मालूम चलेगा पैतृकता का निर्धारण। नेक्स्ट है कि अपराध अन्वेषण में डीएनए टेस्ट क्या सिद्ध करता है, तो डीएनए जो टेस्ट होता है वो ये सिद्ध करता है कि जैविक साक्ष्यों से अपराधी की क्या होती है, पहचान होती है। तो 63 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पसीना जैविक साक्ष्य के रूप में किस जांच को स्वीकार किया गया है, तो ये डीएनए जांच को। 65 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो अन्वेषण के दौरान मतलब जांच के दौरान झूठ पकड़ने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग, पॉलीग्राफ, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी तीनों का यूज हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सत्य कथन चुनिए, तो सत्य और निश्चित, सुविधाजनक, मानवीय, उक्त सभी। वैज्ञानिक साक्ष्य के संबंध में सही कथन क्या होगा बताइए, तो 66 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सत्य और निश्चित। नेक्स्ट है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर एक्ट, कैदी शिनाख्त अधिनियम की धारा 4 और 6 के अधीन अपराध का विचारण कौन करता है। 4 और 6 के अनुसार जो है अपराध का विचारण जो है कौन करता है, तो ये करते हैं जो है मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी। कौन, फर्स्ट मजिस्ट्रेट, फर्स्ट श्रेणी के जो है जो मजिस्ट्रेट होते हैं वही करते हैं। तो 67 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है कि दहेज अपराध, जिसको धारा 304 ख भारतीय दंड संहिता में आईपीसी 304 ख की विवेचना किसके द्वारा की जाती है, तो जो दहेज अपराध होता है उसके लिए जो है पुलिस उपाधीक्षक स्तर के अधिकारी। ठीक है। नेक्स्ट है कि कितने वर्ष के बालक अथवा बालिका को साक्षी होने की दशा में विवेचना के दौरान उसका कथन उसके निवास स्थान पर होना चाहिए, तो 15 वर्ष। कितना, 15 वर्ष। अगर 15 वर्ष तक का बालक है तो उसके निवास स्थान पे ही क्या होगा, जो पुलिस अधिकारी विवेचना करता है वो जाके घर पर ही बयान दर्ज करेगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि पुलिस अभिरक्षा में होते हुए अभियुक्त अ ने एक मजिस्ट्रेट के समक्ष कन्फेशन की जो है स्वीकृति की। साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अनुसार यह संस्कृति जो है उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है, तो ये जो है आपके धारा 26 के अनुसार की जा सकती है। नेक्स्ट है कि अगर क ख के भवन के दीवार में छेद करके कमरे के भीतर हाथ डालता है तो क दोषी है। माने केवल छेद करके कमरे में जो है हाथ डालता है तो वो किसका दोषी है, अतिचार का, गृह अतिचार का, गृह भेदन का, या फिर चोरी के प्रयत्न का। तो 71 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा गृह भेदन का, हाउस ब्रेकिंग का। 71 का क्या हो जाएगा, बी बॉल। नेक्स्ट है कि आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण की सजा का प्रावधान आईपीसी की धारा में किया गया है। किस आईपीसी में आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, धारा 306, धारा 302, 309, 305। तो 72 का राइट आंसर 306। ठीक है। नेक्स्ट है किस दंड संहिता में या किस आईपीसी में दंगे को परिभाषित किया गया है, तो ये किया है 159 में। 73 का बी बॉल, 159। नेक्स्ट है कि किस आईपीसी में जो है आपराधिक षड्यंत्र को जो है परिभाषित किया गया है, तो ये किया गया है धारा 120 क में, आपराधिक षड्यंत्र। 74 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376 किस अपराध के बारे में जो है उपबंध किया गया है, तो ये बलात्कार से है। 75 का क्या हो जाएगा, डी, बलात्कार से संबंधित है। 76 नंबर क्वेश्चन, जो कि लास्ट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के सीरीज में, कि भारतीय दंड संहिता की धारा 320 में घोर उपहति के अंतर्गत कितने प्रकार की उपहतियों को शामिल किया गया है। तो घोर उपहति में जो है 8 प्रकार के जो है उपहतियों को शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आईपीसी और सीआरपीसी के संभावित प्रश्नों के साथ, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, यूपीएसआई और अदर में जिसमें ये पूछा जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।